घर में विराजे हैं तब तो फिर और ही आनंद है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी आराम से बैठ जाएँ और आँखें बंद कर लेते हैं। एक सामान्य श्वास भरें और खाली कर दें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए ओमकार करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और धीरे से जब भी अच्छा लगे हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आज भी कोई नए हैं क्या? है ना? तो जो भी कोई नए होंगे ना उनके लिए हम थोड़ा-सा पहले होलिस्टिक कुकिंग का इंट्रो करते हैं, उसके बाद फिर हम चूने के बारे में जानेंगे कि चूने का क्या-क्या उपयोग हो सकता है ना? कैल्शियम के लिए, ठीक है? तो जैसे हम सभी जानते हैं, है ना? मानव शरीर जो हमें मिला हुआ है, वह एक प्रकृति का एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है ना? परंतु जैसे कहते हैं ना कि हाँ, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो वैसे ही है, जितना सुख है उतना हमें दुःख भी होता है ना? झेलना पड़ सकता है, क्यों पड़ सकता है? अगर हम अपने शरीर का बारीकी से ध्यान ना रखें तो, है ना? तो जो आयुर्वेद है, भारतवर्ष के में आयुर्वेद के जो भगवान धन्वंतरी जी हैं, उन्होंने मानव शरीर को स्वस्थ रख और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए असंख्य परामर्श एवं बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी का ज्ञान दिया है ना? जिसे हमारे वैद्य, ऋषि-मुनि, है ना? उन्होंने अपनाकर सिद्ध किया है, ठीक है? और इस कोरोना काल में अब के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी साइंटिस्ट ने भी यह सिद्ध किया है ना? कि आयुर्वेद कितना काम आ सकता है हमारे शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, है ना? तो होलिस्टिक कुकिंग में हम क्या सीखते हैं और क्या सीखेंगे? ये सबका सवाल मन में रहता ही है। फिर आयुर्वेद का हमारे जीवन में क्या स्थान है ना? क्या है? तो आयु माने जीवन और वेद माने ज्ञान। तो जीवन का जो हमारे जीवन का ज्ञान है ना? पूरा आयुर्वेद है, ठीक है? तो उसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने अ, शरीर पर यदि थोड़े कहीं-कहीं पर हमें कुछ तकलीफ हो सकती है, तो उसे हम कैसे अपने किचन के चीज़ों से ही हम
उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो ये सब के लिए हमें होलिस्टिक कुकिंग करना बहुत आवश्यक है ना? क्योंकि ये होलिस्टिक कुकिंग यानी कुकिंग का कोर्स ही नहीं है ना? इसमें बहुत सारे जो नॉलेज है वह हमारे जो ऋषि मुनियों ने दिया है, वह सब इसमें है, जो हम हमारे लिए वह ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और उनके अनुसार ही हम अपना खान-पान रखकर अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं। तो हम सभी ने सुना होगा कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, है ना? ऐसा तो सुना ही है। तो ये जो सृष्टि है वह 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो कौन-कौन से वह 5 तत्व हैं? तो वो हैं अग्नि है ना? जल है, वायु है, आकाश है और पृथ्वी है ना? और जो हम खाना खाते हैं वह भी इन्हीं 5 तत्वों से ही मिलकर बनी हुई है। तो इस सृष्टि में जब इम्बैलेंस होता है तो फिर क्या होता है? भूकंप है, तूफान है ना? अतिवृष्टि है, तो ये सब होता है। और हमारे खाने-पीने या हमारे रहन-सहन, दिनचर्या में यदि इम्बैलेंस हो, तो क्या होता है फिर वो? हमारे इन जो पंच महाभूत हैं, उससे हमारे जो हमारी प्रकृति है, वह इम्बैलेंस होती है और कुछ न कुछ रोग हमें होते रहता है ना? तो कभी पित्त बढ़ गया, कभी वात बढ़ गया तो उसके कारण कुछ हो गया, है ना? तो ये वात, पित्त और कफ क्या है? ये जो है आयुर्वेद, जब से हम जन्म लेते हैं तो हमारी एक प्रकृति होती है वात, पित्त और कफ। फिर उसपे वात, पित्त है या फिर कुछ कम ज़्यादा हो गया, है ना? तो ये सब चीज़ से वात, पित्त है, कफ, वात है, पित्त, कफ है ना? ये सब बनते हैं। तो और फिर जब ये हमारे शरीर में इम्बैलेंस होते हैं तो क्या होते हैं? जैसे जल तत्व बढ़ गया तो सर्दी, खाँसी, सर्दी हो जाती है ना? नाक बहने लगता है। और फिर पित्त बढ़ा तो गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, है ना? ये सब होने लगता है। तो ये जो वात, पित्त, कफ है ये दोष भी कहे जाते हैं, है ना? क्योंकि वह एक-दूसरे पर कम ज़्यादा होते रहते हैं। कभी हम कुछ हमने ऐसा खा लिया, जैसे मान लो कुछ हमारा वात बढ़ा है और हमने वात बढ़ाने वाली चीज़ खा ली तो हमारा वो वात बढ़ जाता है ना? तो उससे भी हमारे कुछ शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे जॉइंट पेन है ना? या शरीर में कुछ सूजन है ना? तो इन सब को हम इस होलिस्टिक कुकिंग में जो कुछ भी सीखते हैं, और ये अपने जो वात, पित्त, कफ है, उनको कैसे बैलेंस करके रखें, ये सब हम इस कोर्स में जानेंगे। और इन सब से कैसे हम बचे रहेंगे तो छोटी-मोटी बीमारियों को हम बैलेंस में रख सकते हैं। और यदि कुछ अधिक क्रॉनिक बीमारी है तो अपने डॉक्टर, वैद्य से कंसल्ट करके हम उसको ठीक कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा, है ना? तो इसे कैसे जानेंगे हम कि हमारी प्रकृति कौन-सी है ना? तो ये हम हमा नाड़ी वैद्य से हमें उम, परीक्षण कराना होगा। वो नाड़ी देखकर हमें बताते हैं कि आपकी ये प्रकृति है। और फिर एक बार जो प्रकृति होती है वही रहती है, बस कुछ इम्बैलेंस के कारण कम-ज़्यादा होता रहता है ना? तो वो दोसाज़, उसको दोष बोलते हैं। तो वो जो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हम उनसे सलाह लेकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। है ना? तो इन होलिस्टिक कुकिंग में जो भी हम कुछ सीखते हैं, वो एक ही बीमारी के लिए नहीं है, पूरा होलसम, है ना? पूरे शरीर के लिए है। तो एक खाना हमने कुछ खाया, तो ऐसा नहीं कि इस अंग के लिए है, फिर कोई दूसरा चीज़ इस दूसरे अंग के लिए है ना? नहीं, पूरा होलसम शरीर के लिए है यह होलिस्टिक कुकिंग। तो ये जो हमारी 5 इंद्रियाँ हैं, उन सब से तृप्त होकर ही हम अपने आप को और अच्छा रख सकते हैं। जैसे अ ये हम ये कैसे कर सकते हैं? तो पहले हमको यह जानना होगा कि हमें जो खाना हम खा रहे हैं, है ना? वो हम अपनी प्रकृति के अनुसार खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। यदि नहीं खाएँगे तो हम
कुछ ज़्यादा ही वो जो हमारे दोसाज़ हैं वो इम्बैलेंस होते हैं और खाने से भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं। फिर अपनी लाइफ़स्टाइल गलत होने से भी यह पूरी तरह अ, लाइफ़स्टाइल हम अच्छी रख के भी हम पूरी तरह इस हेल्दी प्रोग्राम को कर सकते हैं। फिर पौष्टिक आहार क्या है ना? जब हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, फिर उनको पकाते हैं, पर उनमें कुछ हमें पौष्टिकता मिल रही है कि नहीं, ये कैसे तय हो? तो ये हमारे कुकिंग मेथड के ऊपर भी रहता है कि हम उस भोजन को, उस चीज़ों को किस तरह से हम पका रहे हैं, है ना? यदि हम सब्जियाँ लाते हैं और उस सब्जियों को पहले हम काट लेते हैं, फिर धोते हैं, तो उसकी जो पौष्टिकता है वो खत्म हो जाती है। फिर हम सब्जियों को भून-भून कर उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है ना? तो ये सब जो है वो हमारी पौष्टिकता को नष्ट कर देते हैं। और फिर बर्तन, है ना? बर्तनों में भी हम किस बर्तन में पकाएँ, है ना? माइक्रोवेव यूज़ करें कि नहीं, कुकर यूज़ करें कि नहीं, करें तो फिर किस तरह से यूज़ करें, है ना? तो ये सब जो है वह इस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में हम सीखेंगे, ताकि वो उसकी जो पौष्टिकता है वह बरकरार रह सके। फिर हम अपनी दिनचर्या में जो हमारा टाइम सर्कल है उसको भी हम बताएँगे कि कौन-कौन सा टाइम सर्कल है। फिर नेचर भी फ़ॉलो करता है ना उस टाइम सर्कल को। अपनी जो टाइम सर्कल है, समय से जैसे ऋतुएँ आती हैं, है ना? फल, सब्जियाँ सब अपने समय पर ही आती है और वही हमारे लिए अच्छा है जो समय पर आती है। पर आजकल क्या होता है, हर मौसम में हर चीज़ मिलने लगती है ना? तो वो हम उसको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि जो जिस मौसम में आती है वो उस मौसम की चीज़ हमें ही फ़ायदा पहुँचाती है। जैसे फल हैं, सब्जियाँ हैं, है ना? हम जहाँ रहते हैं वहीं उगता है, वो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि उसी तरह प्रकृति ने भी हमारे लिए एक टाइम सर्कल रखा है। तो हमें कब खाना है, कब सोना है ना? क्योंकि अभी हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो बदल गया है। बहुत कम ही लोग समय से खाते हैं, सोते हैं, है ना? क्योंकि आज का काम इतना ज़्यादा है लोगों के पास कि वो खाने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। वो कैसे खाते हैं? कभी टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, है ना? तो ये जो हमारे शरीर को लगता नहीं है इस तरह का भोजन, ना? एक कहानी भी सुना होगा आपने, जब कुछ भी काम करें तो हमें एक काम ही करें, है ना? तो यदि हम भोजन कर रहे हैं तो हम भोजन ही करें, उस समय पर अपना पूरा ध्यान भोजन पर रखें। हम क्या खा रहे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, न वो हड़बड़ी में हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं, बस खाया और जल्दी-जल्दी चले गए, है ना? तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे करना है इस टाइम सर्कल को, हम इस कोर्स में सीखेंगे। फिर कभी-कभी जब हम कहीं बाहर जाते हैं, आजकल बाहर में खाने का भी बड़ा ही चलन हो गया है। बाहर जाते हैं जो सजी रहती हैं ये सब चीज़ें, चाइनीज़ फूड है ना? बर्गर है, पिज़्ज़ा, ये सब देखने में कितना सुंदर सा दिखता है। तो हमको भी हमारा मन होता है खाने को, पर कभी-कभी खा भी सकते हैं। पर लेकिन उन चीज़ों को हम कैसे होलिस्टिक तरीके से बनाएँ, है ना? उन चीज़ों को किस तरह से हम अपने इस आयुर्वेदिक तरीके से उसको उसका प्लेस करें, उन चीज़ों को रिप्लेस करें। जैसे मैदा है, मैदा की जगह हम गेहूँ का आटा ले सकते हैं, है ना? तो ऐसे चीज़ों को, यदि बेसन हमें नुकसान करता है, तो हम मूँग दाल का आटा ले सकते हैं। तो इन सब तरह की चीज़ों को कैसे हम उसका रिप्लेस करें, ये सब भी हम इस कोर्स में सीखते हैं। और फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक-दूसरे के विरुद्ध होती हैं, है ना? बहुत से भोजन होते हैं, पदार्थ होते हैं जिनका एक-दूसरे से कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, वो भी चीज़ें हम खाते रहते हैं। तो वो भी हमारे शरीर में जाकर हमें नुकसान करती हैं। शरीर में एसिडिटी पैदा करती है ना? और हम फिर उसके लिए दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए भी हम इस कोर्स में एल्कलाइन पानी बनाने के सीखते हैं। तो कैसे बनाएँ, क्या इंग्रीडिएंट्स डालें, है ना? तो एल्कलाइन वाटर जो है वो हमारे इम्यूनिटी है, सर्दी-खाँसी है ना?
तो इन सबको एसिडिटी है, इन सब के लिए हम अलग-अलग इससे सीखते हैं, ताकि कौन-सी सिर दर्द मान लो हो रहा है, तो हम कौन-कौन सा इंग्रीडिएंट्स डालकर उसको हम बना सकते हैं। और फिर अपनी एनर्जी को वापस ला सकते हैं। तो ये भी हम इस कोर्स में सीखते हैं। फिर खाने में जो टेस्ट है ना, उसका भी बड़ा महत्व है ना? क्योंकि कुछ जब खाना टेस्टी होता है ना, तभी हमारी जो पाँचों इंद्रियाँ हैं, उनको सुख मिलता है। यदि कुछ भी खाना अच्छा ना हो, तो फिर यदि देखने में अच्छा ना रहे, तो फिर वो सुख नहीं मिल पाता है ना? क्योंकि आजकल हम अपने टेस्ट का ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं। खाने में पौष्टिकता हो ना हो, टेस्टी ज़रूर होना चाहिए। पर क्या करते हैं हम, जो टेस्ट अच्छा लगता है, जैसे मीठा है, यदि हमें मान लो मीठा, नमकीन, तीखा अच्छा लगता है, तो हम बस वही खाते रहते हैं, है ना? कसैला, कड़वा, है ना? तो इन सब को हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। पर ये सभी जो 6 टेस्ट हैं, है ना? उनको हम अपने खाने में किसी न किसी रूप में शामिल कर ही सकते हैं। मान लो जैसे कड़वा है, तो करेला है ना, कभी हफ्ते में 1 बार, 2 बार करेला हम खा सकते हैं। फिर उसके बदले और भी कुछ जो चीज़ कड़वी होती है, उसे हम डेली में थोड़ा ना थोड़ा हम लेकर इन जो 6 तत्वों का बैलेंस है, हम कर सकते हैं। क्योंकि हम इस कोर्स में सीखेंगे कि या मान लो हम यदि ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, तो हमारे कौन-कौन से जो ये वात-पित्त है, वो क्या बढ़ रहा है और कौन से चीज़ कम हो रही है ना? तो इस सब का भी इसमें अच्छे से बताया गया है ना? और फिर बहुत सी चीज़ों को हम खाते हैं, तो उससे भी टेस्ट हमारा जो वात-पित्त कफ है, वह इम्बैलेंस हो सकता है ना? तो फिर इस कोर्स में रोज़मर्रा में हम कैसे किन मसालों को यूज़ करें, है ना? कभी और ये संक्रमण से कैसे बचें, है ना? तो इन सब को भी जैसे मान लो हमें वायरल हो गया है, तो उसमें हम किस तरह के मसाले जो हमारे किचन में हैं, उनको हम कैसे यूज़ करके काढ़ा बनाएँ, या फिर उनको घी के साथ, जैसे मान लो काले सर्दी, खाँसी हो गई है, तो घी और काली मिर्च को हम, जैसे घी को गरम किया 1 चम्मच, उसमें थोड़ा-सा 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल के और थोड़ा-सा गुड़ डाल के उसको हम गुनगुना ही खा लें। तो ये भी फ़ायदा करता है। तो इस तरह के सब जो रोग हैं, ये हैं, वो हम कैसे करें, वो सब इस कोर्स में हम सीखते हैं। फिर जो अभी का कोरोना का जो काल है, उसमें भी कैसे इन सब चीज़ों से हम प्रोटेक्ट करें अपने आप को, इसका भी एक अच्छा-सा प्रोटोकॉल इसमें बताया गया है, कि किन मसालों से हम अपने प्राणवायु को और बढ़ा सकते हैं। फिर इस कोर्स में मुद्राएँ भी हैं, है ना? जैसे मान लो हमें गैस हो रही है, फिर एसिडिटी है, तो हम क्या करते हैं, इस सब में गैस हो रही है तो थोड़ी दवाई ले ली, एसिडिटी है तो दवाई ले ली, है ना? तो ये ना करके हम थोड़ी-थोड़ी देर में, जैसे हम एल्कलाइन पानी पी सकते हैं, फिर मुद्रा प्राणायाम कर सकते हैं ना, आधे घंटे, 15-20 मिनट। उन सब चीज़ों से भी हम इन बीमारियों से रिलीफ पा सकते हैं। तो इन मुद्राओं को भी हम कैसे करें, किस समय पर करें और किस तरीके से करें, ये सब हम इसमें सीखते हैं। फिर कोविड काल में भी के जो हम यदि टॉपिक है, यदि हम इफ़ेक्ट हो भी गए हैं और नहीं भी हैं, तो फिर कौन से मसालों का इस संकरण में हम अपने यूज़ करके प्राणवायु को कैसे बढ़ाएँ? फिर अपनी प्राणवायु को बढ़ा सकते हैं, और यदि इस कोर्स मसालों से भी हम ये जो ये कोर्स है, वह जो हमारा किचन है, वह जो हमारे मसाले हैं, वो उसकी जान है ना? तो कौन-सी प्रकृति वालों को कौन-सा मसाला लेना है, कौन-सा नहीं लेना है, वह भी हम इस कोर्स में सीखते हैं, है ना? क्योंकि मसाले जो है, वो बहुत ही दवाइयों का काम करते हैं हमारे शरीर के लिए, है ना? अभी जैसे हमने देखा ही कि काढ़ा, काली मिर्च है, दालचीनी है, इन सब का हम कैसे काढ़ा बनाकर हम इस कोरोना काल में हमने पिया ही है ना? फिर शुगर के ऊपर भी एक अच्छा-सा है कि शुगर हमें लेना है कि नहीं लेना है, और यदि लेना है तो उसके बदले में हम क्या ले सकते हैं, जो हमें मीठा, यदि हमें मन है तो हम उसको खा सकें। फिर ये जो शुगर है, वो हमारे शरीर पर क्या-क्या प्रभाव डालता है, तो ये सब भी हम इस कोर्स में सीखते हैं।
कि वो कैसे हमारी एनर्जी को भी कम करता है, क्या नुकसान करता है ना? ये सब हम जानेंगे। फिर इस कोर्स में रेसिपी तो है ही, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस कोर्स में सीखते हैं। अलग से जैसे फ़ॉलो-अप्स होते हैं, है ना? उसमें भी हम जानते हैं अलग से अलग रेसिपी। फिर यदि आपको यदि कुछ मन है तो आप इसे उसमें भी आप पूछ सकते हैं। फिर और अपने जो भोजन की पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए फिर हम बर्तन भी कौन से यूज़ करें, है ना? तो कौन से नहीं यूज़ करें, कुकर, फिर माइक्रोवेव, एल्यूमीनियम के बर्तन क्यों नहीं यूज़ करें, ये सब कोर्स में हम डिटेल में सीखेंगे। फिर अपने भोजन जो हम करते हैं, है ना? भोजन करने की विधि के बारे में भी हम जानेंगे। जो हमारे पूर्वज करते थे ना पहले भोजन, पर हम आजकल उसको भूल गए हैं। क्योंकि खाना भी हम जल्दी-जल्दी में खाते हैं, जबकि भोजन हमें आराम से करना चाहिए। तो भोजन जो है वह भी भोजन मंत्रों के साथ करना हम सीखेंगे। और जब हम भोजन को मंत्रों के साथ करते हैं ना, तो फिर वह प्रसाद के रूप में वह हमारे शरीर में जाता है और उससे जो भी पौष्टिकता होती है वह हमें मिलता है ना? क्योंकि आपने देखा ही होगा मंत्र जब चलते हैं तो मन में अंदर ही कुछ न कुछ वाइब्रेट होता रहता है ना? तो वही सब मंत्र का प्रभाव है। अ, फिर चुपचाप ही भोजन करना चाहिए, ज़्यादा बात करके भोजन नहीं करना चाहिए, है ना? खाते के समय पूरा ध्यान जो है वह भोजन पर हमें रखना चाहिए और क्या खा रहे हैं, फिर स्पर्श, जिस चीज़ को हम खाते हैं उसको यदि हम स्पर्श करते हैं, तो भी वह हमारे जो शरीर में जो उसको पचाने के लिए एंजाइम्स बनते हैं, वो भी उस तरह का होता है। फिर जैसे हमारे अंदर ये जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, है ना? वैसे ही 3 गुण भी हैं, है ना? राजसिक है, सात्विक है और तामसिक है। तो जब हम जन्म लेते हैं तो तभी से हमारे अंदर सात्विकता होती ही है। पर जैसे-जैसे हमारी जीवन शैली को ये प्रभावित करते हैं, तो हमारे अंदर में ये तामसिक और राजसिक गुण भी हो जाते हैं। पर हमारे अंदर राजसिक, तामसिक भी कुछ मात्रा में होना ही चाहिए। पर कितना होना चाहिए? जैसे हमारे सब्जियों में नमक होता है ना? यदि ज़्यादा हो तो वह भी फिर अ, अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो हम इस कोर्स में ये सब सीखेंगे। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रेसिपीज़ हैं, रेसिपी भी इस कोर्स में हम वीडियो उसका दिखाते हैं और उसका पीडीएफ वगैरह सब आपको मिलेगा, है ना? तो ये जो कोर्स है वो 1 और 2 और 3 अक्टूबर को हो रहा है, 2 बैचों में है। एक तो 3 से 5 और 7 से 9, है ना? तो आप ज़रूर इस कोर्स को जॉइन करिए और अपने फैमिली फ्रेंड में भी बताइए ताकि जो भी 8 साल से ऊपर है ना, जो भी खाना खाता है, वह इस कोर्स को कर सकता है। ये नहीं कि जेंट्स हैं तो वो नहीं कर सकते, नहीं, जो भी खाना खाता है ना, वो सब इस कोर्स को कर सकते हैं क्योंकि जब वो करते हैं तब उनको ज़्यादा समझ में आता है ना कि किस चीज़ से हमारे शरीर में वात बढ़ रहा है या जैसे हम कुछ बताएँगे ना तो वो उनको उतने मानने को तैयार नहीं होते या उतना ध्यान नहीं देते हैं। पर जब वो खुद करते हैं तो उनको पता होता है, तो वो आसानी से उस चीज़ को धीरे-धीरे अपने अंदर उनके अंदर समाहित होने लगता है और वो भी उसको फ़ॉलो करने लगते हैं। तो हम जब फ़ॉलो करते हैं ना तो हम अंदर पता ही चलता है कि किस तरह हमारे अंदर इन चीज़ों से उम, परिवर्तन आ रहा है धीरे-धीरे, है ना? किसी भी चीज़ को जब हम फ़ॉलो करते हैं तो धीरे-धीरे ही परिवर्तन आता है। तो हम ये कोर्स जो है वह ज़रूर से करें, है ना? ताकि और भी कुछ मन में कुछ डाउट हो तो वह हम दूर कर सकते हैं, है ना? तो किसी के कोई प्रश्न हो तो हम पूछ सकते हैं।
कोई प्रश्न नहीं है, है ना? तो आयुर्वेद में ये नहीं कहते कि आयुर्वेद में कि ऐसे ही रूखा-सूखा कुछ खाना है ना? नहीं, अच्छा खाना खाना है, तभी तो मन को तृप्ति मिलती है ना, मन को अच्छा लगता है, ठीक है? संपूर्ण जीवन शैली को सही बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर व मन का तालमेल होना चाहिए, है ना? ठीक है? चलिए तो अब हम जानते हैं चूने के बारे में कि आयुर्वेद में चूने का क्या-क्या प्रयोग है। है ना? तो चूना का वैसे ज़्यादा ऐसे बताया नहीं गया है, लेकिन एक एक रस सारंगी करके एक बुक है, उसमें उसका वर्णन उसमें आता है ना? कहीं-कहीं पर आता है, पर कहीं-कहीं पर ऐसे थोड़ा-थोड़ा कुछ इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके अलावा अलग-अलग इसके नाम भी हैं, कुछ अलग-अलग प्रयोग के बारे में हम आज जानते हैं। तो चूना किन-किन बीमारियों में काम आता है और इसका नेचर क्या है? तो ऐसा कहा जाता है कि चूना हमने सबने सुना होगा ना, चूना लगाना नहीं चाहिए करके, है ना? ऐसा तो चूना लगाना नहीं है, खाना है, ठीक है? तो ये कैसे खाना है, किस तरह से खाना है, ये सब हम देखते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल कैल्शियम है ना? नेचुरल कैल्शियम है, क्योंकि ऐसा कहते हैं डॉक्टर लोग कि 40 अ 50 या फिर मोनोपॉज़ के बाद ये जो कैल्शियम नेचुरल कैल्शियम जो हमारे अंदर बनता है ना, वो किसी भी चीज़ से उतना अच्छे से नहीं बन पाता है। तो दवाई लेने से बजाय हम चूना जो है वह कैल्शियम के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो हमारे पान में जो हम खाते हैं ना, वो चूना। 1 दिन में बस थोड़ा-सा 1 दिन में 1 गेहूँ के दाने के बराबर, जितना बड़ा एक गेहूँ का दाना होता है ना, उतना बराबर हम ले सकते हैं। फिर थोड़े दिन लिया, फिर बंद कर दिया, फिर थोड़े दिन लिया, तो इससे हमें नेचुरल कैल्शियम मिल जाती है। कई लोग कैल्शियम की जो दवाई लेते हैं ना, वो उतना अच्छा नहीं है, ये नाड़ी वैद्य कहते हैं, है ना? वो लोग चूना लेने को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो ये जो वात और कफ का नाशक बताया गया है चूने को, है ना? तो इसके पीछे एक क्या हो सकता है कि चूना गरम है या कि ठंडा? तो चूने का जो तासीर होता है वह गरम होता है, उसका नेचर जो है वह गरम है। क्योंकि जब हम आपने सभी देखा होगा जब पुताई-वुताई के समय होता है, तो चूने को पत्थर को जब हम पानी में डालते तो कैसे थोड़ी देर बाद ही बर्तन तो गरम होता ही है, वो उबलने भी लगता है एकदम। कभी-कभी तो कोई चूना अच्छा होता है, वो तो इतना उबलता है कि ऊपर भी ऐसे जब चावल-वावल उबलता है तो कैसे ऊपर-ऊपर आता है ना, उसी तरह का ये चूना पानी में डालने से वैसा हो जाता है। पानी एकदम खौलने लगता है ना? तो इतनी ज़्यादा चूने में गर्मी होती है। फिर और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, चूना को उसी को जब पानी ये चूने को जब पानी में डाल कर रखते हैं 1 आध हफ्ते, तो उसे ही बुझा हुआ चूना कहते हैं। फिर है ना, उसको फिर जब हम डालते हैं ना, तब वो फिर नहीं उबलता है। एक बार वो बुझ गया तो फिर वो डबल नहीं उबलता है ना? तो उसी को बुझा चूना कहते हैं। और जो पान में खाने वाला चूना है ना, वो भी वही चूना है ना? तो ये क्या बोलते हैं, इसकी जो नेचर है वह गरम होता है ना? तो थोड़ी चूने का जो पत्थर लाएँगे और हम उसे पानी में डालकर उसको बुझा भी सकते हैं। तो ये भी अ, अच्छा है, या फिर हम चूने को पान की दुकान से भी ले सकते हैं, जो बुझा हुआ चूना होता है। और यही चूना ज़्यादा अच्छा होता है, जब तक वो पानी में खौले नहीं ना, तब तक वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसा कहते हैं, है ना? तो जो चूने का नेचर है वह उष्ण और तीक्ष्ण है। नेचर में एक और कारण है कि चूने के गर्म होने से चूना क्षार है। गरम क्यों है? क्योंकि यह क्षार है ना? क्योंकि आयुर्वेद में
जिसे भी क्षार कहा गया है, सब में सब गर्म होते हैं। ना आयुर्वेद में ऐसा कहते हैं, जो भी क्षार है ना? अच्छा है। मतलब अम्ल और क्षार होता है ना, तो अम्ल एसिड, क्षार है ना, क्षारीय बोलते हैं, वो है चूना, है ना? तो जो भी आयुर्वेद में क्षार है, वह सब गर्म नेचर के होते हैं। फिर चूने के जो नेचर गर्म है, तो यह वात कफ के रोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। पित्त के रोगों के बजाय वात कफ में यह ज्यादा फायदा करता है। और ये जो रस सरंगिणी है, उसमें हम पढ़ेंगे तो अम्ल पित्त नाशक भी है ये, है ना? अम्ल पित्त का नाश करती है, यानी एसिडिटी के लिए भी यह अच्छा है। तो इसको कैसे पीना है, क्या करना है, वो पानी सिर्फ इसके अभी आगे हम देखते हैं इसको कैसे पीना है ना? तो जिन लोगों को भी कृमि की समस्या है ना? उनके लिए भी ये चूने का पानी बहुत ही अच्छा है। फिर लूज़ मोशन है ना? दूध को पचाने के लिए भी यह काम करता है। जैसे मान लो हम दही चूने को ऐसे भी खाना है, तो दही में वो जो एक उम, गेहूँ के बराबर के दाने हैं ना, दही में डालकर भी हम उसे खा सकते हैं। और बच्चों के लिए जो दूध पीते हैं और जो जिनको दूध नहीं पच पा रहा है, वो भी 1 चम्मच पानी जो है वो दूध में डालकर पी सकते हैं। तो वो पचने में भी आसानी होता है। फिर पेट दर्द के लिए भी यह बहुत ही अच्छा है ना? पेट दर्द में जैसे गैस हो रही है या फिर पेट में गोला बन रहा है, घूम रहा है वात, है ना? तो चूने के पानी इसमें फ़ायदेमंद है। फिर पेट ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है जिनका और खाना भी हज़म नहीं हो रहा है ना? उनकी अग्नि जो है वो मंद है। तो इस तरह के जो तकलीफ़ है, उसके लिए भी ये चूना जो है वह अच्छा है। फिर दूध के साथ-साथ थोड़ा-सा चूना पानी में डालकर पीने से भी आसानी से वह दूध जो है वह जिनको मान लो हज़म नहीं हुआ है, तो वो हज़म उनको हो सकता है। और फिर मुँह में जैसे मान लो छाले हो गए हैं, है ना? तो जो चूने का ऊपर-ऊपर का पानी होता है, जैसे मान लो हम चूना 1 लीटर पानी में 2 ग्राम चूना लेंगे और उसको अच्छे से साफ पानी में डाल देंगे। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम चूना और उसको अच्छे से हिलाकर रख देंगे, है ना? जब वो जो चूना है वो नीचे जम जाएगा, सिर्फ़ ऊपर का पानी-पानी बचेगा, है ना? उन उसको छान करके फिर उसको हम 2 चम्मच ले सकते हैं, है ना? तो ये भी चूने का पानी बहुत अच्छा है। ऐसे हम पी सकते हैं या फिर ऐसे थोड़ा-सा 1 टुकड़ा लेकर उसको हम दही के साथ, ये दाल के साथ या पानी में फिर ये मान लो या 1 गिलास पानी में घोला और हम पी सकते हैं। तो इस तरह से भी हम यूज़ उसको कर सकते हैं। फिर मुँह में जैसे मान लो छाले हो गए हैं, तो उसमें भी हम ये जो चूने के पानी से हम कुल्ला कर सकते हैं। फिर कफ के कारण भी यदि कुछ मुँह में तकलीफ है, तो उसमें भी हम इस चूने के पानी जैसे मुँह में मान लो दाँत में कुछ हो रहा है या फिर मुँह से कुछ पस निकल रहा हो, तो उसमें भी हम अच्छा मुँह में चूने का पानी भरें और कुल्ला करें अंदर। मुँह में जैसे अपन गरारे करते हैं ना, तो वैसा हम मुँह में ऐसे 2-4 बार घुमाएँ और फिर उसको थूक दें। है ना? तो इस तरह का भी हम कुल्ला कर सकते हैं मुँह में छाले होने पर। फिर कई बार देखा जाता है कि चूने के कारण कहीं-कहीं पर मुँह किसी का कट जाता है ना? तो वो भी यदि ज़्यादा हो तो ऐसा हो सकता है। पर कभी-कभी देखा होगा कभी पान भी खाते हैं ना तो उससे भी पान खाने से मुँह में मान लो कुछ कट गया तो कहते हैं ना चूने में सॉरी पान में चूना ज़्यादा हो गया होगा इसलिए मुँह कट गया है। तो उसे हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है ऐसे ही। तो उसके बदले हम चूने का पानी यूज़ कर सकते हैं। फिर चूने के पानी में जैसे मान लो हम चूने का पानी लिया 100 ग्राम, उसमें अलसी का होता है ना फ्लैक्स सीड, है ना? उसका तेल डालकर दोनों को अच्छे से बर्तन में रख दें, है ना? और ये जैसे हमारे शरीर में कहीं पर कुछ जल गया है
है ना? खाना बनाते समय कभी-कभी होता है ना, कुकर में, कढ़ाई में, है ना? ऐसा जल जाता है। तो ये उस जले के स्थान पर भी हम ये जो चूने का 100 ग्राम चूना और 100 ग्राम अलसी का जो हमने पानी मिलाकर रखा है, उस सॉल्यूशन को भी हम उसमें लगा सकते हैं। और ये भी एक अच्छा दवाई का काम करता है ना? तो क्योंकि चूना एक क्षार है ना? तो फिर और कौन-कौन सी बीमारी के लिए यूज़ हो सकता है? तो अष्टांग हृदय में भी इसके गुणधर्म बताए गए हैं। चूना एक क्षार है, तो इंटरनली हम इसे अग्निमंद में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, पेट में गोले बन रहे हैं, तो उनको भी हम इस चूने के पानी को हम दे सकते हैं। फिर विष का प्रयोग किसी ने किया है, तो उसके लिए भी हम चूने का प्रयोग पानी उनको दे सकते हैं। फिर वात कफ को कम करने के लिए तो जॉइंट पेन में भी यह यूज़फुल होता है। तो जिन लोगों को वात व कफ के कारण जॉइंट में जैसे कभी-कभी कट-कट की आवाज़ आती है ना, तो ऐसे लोगों को भी हम चूना पानी दे सकते हैं, क्योंकि चूना जो है वो नेचुरल कैल्शियम है। फिर यदि पित्त है तो फिर चूना अवॉइड करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि इसका जो नेचर है वह गरम है ना? चूने का नेचर। फिर यदि दूध व दही के साथ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि कहीं पर हमें कॉर्न हो गया है, कॉर्न है ना जो पैरों में हो जाता है गुठली सा या हाथों में, है ना? तो उसको भी हम कैसे कर सकते हैं? तो ये जो गरम वहाँ पर तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है दर्द-वर्द, यदि कॉर्न जहाँ पर होता है, तो हम जो है इसका सलाका को जैसे कुछ है ना, उसे गरम करके कान को उससे हम जला सकते हैं और वहाँ पर हम इस चूना को लगा सकते हैं, तो वो भी उससे ठीक होता है। फिर स्किन डिसऑर्डर में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं और चेहरे पे यदि झाइयाँ हैं, तो वहाँ पर भी हम इस चूने के जो पानी है ना, उसको वहाँ पर हम अ, हल्का-सा ऐसे लगा सकते हैं, उससे भी क्लीन कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसमें हल्दी का लेपन भी हम कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा स्किन डिसऑर्डर में काम आता है। फिर कैल्शियम के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, तो आयुर्वेद में यदि कैल्शियम देना होगा तो कैसे हम डिसाइड करते हैं? तो उसको उसके नेचर के ऊपर डिसाइड होता है आयुर्वेद में कि कौन-सी दवाइयाँ किसको देनी है। तो गर्मी के कारण यदि कैल्शियम कम हो रहा है या फिर कफ के कारण कैल्शियम शरीर में कम हुआ है, तो या ब्लॉकेज के कारण कैल्शियम कम हुआ है ना? या नरिशमेंट कम होने के कारण। तो इस तरह देख कर ही आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वह जो वैद्य हैं हमारे वो देते हैं। तो नरिशमेंट के कारण यदि कैल्शियम कम है तो हम उन्हें दही दे सकते हैं। है ना? तो दही से फिर उनके अंदर जो नरिशमेंट मिल सकता है उसको। और फिर यदि गर्मी के कारण कम हो रहा है तो उसे दही नहीं देना है, क्योंकि उसमें फिर ठंडी औषधि जैसे प्रवाल है या फिर दूध में ही इस तरह के जो चूना है उसको हम दे सकते हैं। तो उससे भी हम जानेंगे कि अ, किस तरह के किस कारण से ये जो कैल्शियम है वह कम हुआ है ना? पर यदि कोई मोटा है और उसमें उसका शरीर हैवी है और कैल्शियम कम है, तो ऐसे में भी हम उनको दूध, दही जैसे चीज़ ना देकर जो गर्म है, तो ऐसे में है फैट भी उसे कम उसमें उसे हम दूध, दही नहीं देंगे। जैसे अभी इससे पहले दूध, दही दिया नरिशमेंट करने के लिए, तो उसमें उसे नहीं देंगे। फिर जो फैट है वह कम करेगा, है ना? तो कैल्शियम भी इसे देना है, जैसे कैल्शियम कौन-सा देना है इनको, तो वो जैसे मोरिंगा है, ड्रमस्टिक है ना? इस तरह के कैल्शियम उनको देना ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर उसके प्रकृति बेस्ड सप्लीमेंट ज़्यादा अच्छा होता है ना? तो चूना भी एक प्रकृति बेस्ड सप्लीमेंट ही है। तो चूने के कई सारे फ़ायदे हैं। वात, कफ के बीमारियों में आयुर्वेद में डायरेक्ट चूना खाने के स्थान पर उसका
पानी लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है ना? कभी-कभी कई लोगों को जो अभी बताया ना चूना खाने से कभी मुँह कट भी जाता है, तो उसे डायरेक्ट खाने के बजाय पानी में घोलें या फिर पानी चूने का पानी हम ले सकते हैं। फिर पानी बनाने का तरीका तो अभी बताया ही है ना? 2 ग्राम चूना लेकर 1 लीटर पानी में मिला लें और उसको अच्छे से रख लें। फिर जब वो चूना नीचे-नीचे बैठ जाएगा, तब ऊपर का जो पानी है उसे छान कर हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर छोटे बच्चों को हम इसे 30 से 40-50 ड्रॉप दे सकते हैं, है ना? बच्चों को छोटे वाले को 1 साल से और फिर बड़ों को हम 2-3 चम्मच 2 चम्मच 1 दिन में पी सकते हैं हम लोग, है ना? तो इस तरह हम चूने का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं जैसी उम्र होती है तो नेचुरल चीज़ें जो उम, काँच के बर्तन में रखें तो भी अच्छा है और ऐसे भी रख सकते हैं, है ना? काँच के बर्तन में रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। पर ये जो प्लास्टिक बॉटल आती है उसके बजाय काँच के बोतल में रख दें तो अच्छा है ना? पानी को। स्टील में रखने से फिर कुछ तो उसमें जमा होता है ना, ये मान लो जैसे हमें ज़्यादा बनाना है ना तो हम मटकी में भी मिट्टी के बर्तन में भी उसको कर सकते हैं, उसके बाद काँच की बोतल में हम भर सकते हैं रख के, ठीक है? मिट्टी के बर्तन में भी हम उस चूने को हम रख सकते हैं और फिर जब वो जम जाए तो उसे छान कर हम काँच के बोतल में भर दें, ठीक है? तो इस तरीके से हम नेचुरल चीज़ उपयोग कर सकते हैं। चूना का पानी हम 2 महीना 3 महीना पी लें, उसके बाद फिर रुक जाएँ 1 आध 15 दिन, 20 दिन, है ना? उसके बाद फिर पी लें, है ना? क्योंकि ये तो नेचुरल है, पर थोड़ा-सा गैप कर दें, ठीक है? क्योंकि आयुर्वेद में है ना एक ही चीज़ को बहुत दिन तक लगातार खाने के बजाय गैप करें तो ठीक रहे। नहीं, फ्रिज में नहीं रखें, ऐसे भी चलता है वो, ऐसे भी चल जाता है। हाँ, थोड़े दिन के लिए स्टील में रख सकते हैं, लेकिन यदि ज़्यादा दिन में रखना है, तो वो कैसे फिर स्टील के चारों ओर थोड़ा जमने लगता है ना चूना, है ना? जैसे देखा होगा जहाँ पर कैल्शियम अगर ज़्यादा होता है ना, तो स्टील के बर्तनों में कैसे वो जमा-जमा दिखता है, फ़िल्टर में या फिर ऐसे में देखा होगा आपने, है ना? है ना? तो ऐसे करके फिर उसको काँच के बर्तन में आप भर के रख लो, फिर रोज़ 2 चम्मच पी लो, हर कोई पी सकता है इसको, है ना? छोटे बच्चों को कम दें क्योंकि ये नेचुरल ही है, नेचुरल कैल्शियम है। कैल्शियम की गोली खाने के बजाय इस तरह हमें कैल्शियम लेना ज़रूरी है और कैल्शियम तो हमें उम्र होने के बाद हड्डियों के लिए चाहिए ही चाहिए या फिर कुछ और है तो फिर आप नाड़ी वैद्य से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है? कॉपर में नहीं रखना है, कॉपर में नहीं, क्योंकि एक फिर कुछ ना कुछ रिएक्शन हो सकता है ना उसमें, क्योंकि हम कॉपर में घी भी रखने को मना करते हैं। हाँ, कॉपर में सिर्फ पानी ही रख के पी सकते हैं, ठीक है? और कोई प्रश्न हो तो? और आप लोग भी अपना कोई 2 चम्मच, बड़े लोग 2 चम्मच, बाकी थोड़ा छोटे हैं तो ड्रॉप में, छोटे बच्चों को ड्रॉप में 1 साल 2 साल के हैं तो और थोड़े हैं तो उससे थोड़े बड़े हैं तो 1 चम्मच हम उनको दे सकते हैं और हम लोग जैसे बड़े हैं तो 2 चम्मच ले सकते हैं, है ना? ठीक है? तो जो नेचुरल हम कैल्शियम की गोलियाँ लेते हैं ना, उसके बजाय ये ज़्यादा अच्छा है। कॉपर में तो पानी हमको एक ही रात को रख के सुबह पी लेना चाहिए ना, उसको ज़्यादा करने में फिर वो भी कुछ ना कुछ तो उसमें रिएक्शन होता ही होगा। एक दिन रखा फिर उसको माँजना भी ज़रूरी है उसी-उसी में, पीने के बजाय एक बार भरा, पी लिया, फिर उसको अच्छे से वॉश करके फिर एक भरे, है ना? रात को भरा, सुबह पी लिया।
है ना? कभी-कभी दिन में रखते हैं, दिन भर रखा, रात तक को फिर खाली हो ही जाता है वो। फिर सुबह में फिर भर लिया उसको ताज़ा, है ना? ऐसा हम कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा दिन रखेंगे ना तो आप पी के देखना, फिर उसका थोड़ा स्वाद पानी का चेंज हो जाता है ना? ऑयली-ऑयली सा लगने लगता है, तो वो भी पीने में उतना अच्छा नहीं है। बस 2 ही चम्मच पिए 1 दिन में, है ना? या फिर एक जो गेहूँ का दाना होता है ना, उतना लेके हम दही में या फिर पानी में ऐसे घोल कर भी पी सकते हैं उसको। हाँ, रिकॉर्डिंग सोनिया जी से पूछ के वो बनाते हैं, तो फिर आपको बनी रही है रिकॉर्डिंग, फिर देते हैं। हाँ, कॉपर को लेमन जब ज़्यादा ही कुछ उसमें दाग पड़ जाते हैं, तो लेमन और थोड़ा-सा नमक डाल के उसको अच्छे से साफ कर सकते हैं, है ना? क्योंकि वो पानी लगने से भी दाग-दाग हो जाता है, कॉपर। चलिए, और कोई अपना कुछ अनुभव बताना चाहता है या फिर कुछ बोलना चाहता है, तो आप बोल सकते हैं, है ना? टीस्पून टीस्पून ठीक है ना? टेबल स्पून तो थोड़ा ज़्यादा ही है। टीस्पून ठीक है। किसी को कुछ बोलना है? हाँ, कॉपर में ग्रीन्स आ जाता है। 1 दिन, 2 दिन से ज़्यादा पानी रखेंगे ना तो वो साइड-साइड में ग्रीन-ग्रीन हो जाता है ना? इसलिए ताज़ा भरें और ताज़ा पिएँ, तो अच्छा है। सुबह शाम तक पी सकते हैं। तो हाँ, टीथ में सभी कुछ सेंसेशन हो तो आप इसका कुल्ला करके देखिए चूने के पानी से, है ना? और क्या। चलिए, कोई कुछ बोलना चाहता है या फिर कुछ अनुभव अपना हो तो बता सकते हैं। ये क्या लिखे चूना, इंग्लिश में चूने को क्या बोलते हैं? चूना ही बोलते हैं, चूना को क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन।
चलिए तो फिर है, और कोई सवाल नहीं है तो मधु जी आप अपना नंबर दे देंगे तो फिर चलिए तो ठीक है फिर, और कुछ सवाल नहीं है तो फिर मिलते हैं कल, है ना। और आप सबने गणपति बप्पा रखा है क्या आपने अपने घर में? तो उसकी भी तैयारी करनी होती होगी ना। और क्या क्या एंड करूं? हाँ हाँ, एंड। और कुछ हाँ, किसी का सवाल ही, 1 मिनट। उसको कम से कम आपको 1 हफ्ते पैर रखना ही है, उसको रखने के बाद आप उसको यूज करें, है ना। चूना पानी में डालकर बॉटल में भरने के बाद 1 हफ्ते बाद उसको यूज करें। और कोई चूना का कोई एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है। ठीक है, ओके, फिर कल मिलते हैं। सोनिया जी, और कुछ बोलना है किसी को? तो अब एंड करते हैं। सोनिया जी, हाँ जी। हाँ, अब कोई और प्रश्न नहीं है किसी के, तो आप एंड कर सकते हैं। चैट बॉक्स में कोर्स का डिटेल है, आप उससे देख सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर आपके ग्रुप में तो डला ही है। वो पानी जितने दिन तक चलेगा तो आप यूज करिए, खत्म हो जाए तो फिर बना सकते हैं, है ना। 2-2 चम्मच ही तो पीना है, और ऐसे बना के नहीं रखेंगे तो चूने को एक गेहूं के दाने बराबर भी हम खा सकते हैं। ठीक है, किसी में घोल के ना, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं, पानी में घोल कर या दही में, दाल में ऐसे डालकर भी खा सकते हैं उसको। ठीक है, हाँ सोनिया जी, एंड कर दीजिए। एंड करूं? हाँ हाँ,